जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर जासमई में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है हिंदी वर्णमाला। इस वर्णमाला में हम स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थाई व्यंजन और स्वर, हिंदी स्वर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में देखेंगे। इसमें हिंदी वर्णमाला वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला को समझते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, न कि वर्णों के, या कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि वर्णमाला डायरेक्ट नहीं बोल सकते। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हमेशा व्यवस्थित क्रम यहाँ पे लगाना हमें आवश्यक है। अगर व्यवस्थित क्रम नहीं लगाएंगे तो हमारी परिभाषा गलत हो जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। मतलब 11 का 3 गुना 33 होते हैं। और अगर कुल व्यंजन, कुल स्वर पूछा जाए तो हम 13 लगाएंगे। ठीक है, अगर उसमें लिखा हो कि कुल व्यंजन बताइए तो हम 13 लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर आगे देखते हैं। आगे इसमें पहले हम वर्ण समझते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मतलब ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो ध्वनि होती है उसको वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। मतलब जब उच्चारण करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मतलब बोलने की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, वर्णों के हम बंटवारे को देखते हैं। इसमें तो स्वर और व्यंजन 2 में बांटा गया है। इन स्वरों को भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और इसमें व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थाई व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 3 में बांटा गया है। अब इन तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्वर वर्ण को। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिसमें जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ, ओ, उ, रिस, ए, ओ, औ, ये सभी मतलब स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वर कहलाते हैं जिनको हम बगैर किसी दूसरे की सहायता के हम बोल सकते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब तीनों को इन बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिनमें बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ और रिस। मतलब ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर में, ये 4 होते हैं। अब दीर्घ स्वर की बात है। दीर्घ स्वर जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जो जिसमें दीर्घ ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, मतलब जिसमें ह्रस्व स्वर है उससे 2 गुना समय लगता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जो ह्रस्व स्वर है उसकी अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मतलब ये 2, 4, 6 और 7, ये 7
स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में पूछा जाता है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इन्हें सभी को हमें याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं प्लत सुर। प्लत सुर के बारे में देखते हैं। प्लत सुर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व सुर से 3 गुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व सुर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत सुर के रूप में किया जाता है उनको आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। मतलब जिनको हम प्लुत सुर के रूप में प्रयोग किया जाता है उनके आगे हम 3 लिखा जाता है, हिंदी का 3 लिखा जाता है, हिंदी का 3 लिखा जाता है। जैसे ओम, रोम, भैया आदि, ये सब प्लुत सुर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम प्लुत सुर है, रोम ये प्लुत सुर है, भैया ये प्लुत सुर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब जिसे हम स्वरों की सहायता से पढ़ते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। जो मूल व्यंजन है वो कितने हैं? 33 हैं। तो इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं। चलो पहले इन्हें देखते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत या ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कंठ से, ताल से, मूर्धा से, दांत से और ओंठ से स्पर्श करके मुख से हवा बाहर आती है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया जा सकता है। मतलब इनको 5 भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजनों को। उन 5 भागों को हम देखते हैं। देखो ये 5 भाग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें पूछा जाता है का वर्ड का, च वर्ड का किस में बोला जाता है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो हम पहले एक एक करके देखते हैं। तो का वर्ड को किस में बोला जाता है? कंठ में। का को कंठ में बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं का वर्ड में? का, खा, गा, घा, या। मतलब जो का की लाइन है उसमें 5 आते हैं तो वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से। और च वर्ड, च का ताल से, टवर्ड, टवर का मूर्धा से, और तवर्ग का दंत से या दांत से, पवर्ग, पवर का ओष्ठ से या ओंठ से। इसे हम ध्यान रखेंगे। पवर किससे बोला जाता है या कवर किससे बोला जाता है। और ये वर्ग तो पता ही होगा। तो तावर्ग का ता के 4 जो 5 अक्षर हैं वो सभी आते हैं। पा का तो 5 अक्षर 5 आए, पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे सभी आते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोल कर भी लगा सकते हैं। बोल कर भी अगर हम बोल कर लिखना चाहें तो बोल कर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, बोल कर भी हम लगा सकते हैं इन्हें। चलिए आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में, आगे की स्लाइड अंतःस्थय व्यंजन। तो अंतःस्थय व्यंजन को देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उसे अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें हम अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। मतलब ये 4 होते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वर और व्यंजनों के मध्य उच्चारण किसका होता है तो अंतःस्थय व्यंजनों का होता है। ये कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व, ये 4 होते हैं। या, रा, ला, व। यहाँ रखेंगे अंतःस्थय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। चलिए आगे ऊष्म व्यंजन देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकरा कर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों को हम बोलते समय मुंह में ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। सा, सा, सा और ह। ह को भी ऊष्म व्यंजन में ही रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे। अच्छी तरह ये पूछे जाते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है कौन सा नहीं। अब ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को देखेंगे हम। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब जब 2 व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें हम देखते हैं। जैसे क और स के योग से बनता है छ, और त, र के त्र, और ज यहाँ के ज्ञ, और स और र के स्र। मतलब ये भी पूछे जाते हैं
कि किससे क्या बनता है, ये सभी पूछे जाते हैं कि का से ये किससे कौन से किससे बनता है, कि ज्ञा किससे बनता है, कि सिर किससे बनता है, ये पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जो हलंत वाले अक्षर आए आगे वाले उन्हें हम हलंत वाले और पीछे वाले सही होंगे, आगे वाले हलंत वाले होंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अयोग वाह। एक अयोग वाह भी स्वर होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। अयोग वाह के भेद, अयोग वाह के भेद होते हैं, ये अयोग वाह देखेंगे। अयोग वाह कितने होते हैं? 3 प्रकार के। अयोग वाह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोग वाह होते हैं 3 प्रकार के। अयोग वाह होते हैं 3 प्रकार के, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो अनुस्वार को पहले हम देखते हैं। अनुस्वार का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु मतलब जो बिंदु ऊपर की तरफ ऐसे करके लगा होता है, वह अनुस्वार का सिर्फ एक बिंदी होती है, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार। जैसे हंस, अंश, कंस आदि ये क्या कहलाते हैं? ये अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, मतलब अनुस्वार होता है उसका उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से। जैसे अंश, हंस, हंस, कंस, मतलब नाक से जिसका उच्चारण हो उसे अनुस्वार कहते हैं। अच्छा, अब विसर्ग की बात आई। तो विसर्ग को आप समझते हैं। विसर्ग का चिन्ह इस ऐसे लगाया जाता है, पीछे की तरफ 2 बिंदु, जैसे प्रातः है, नमः, अतः, कर्ण, ये सभी कर्ण है, तो ये पीछे जो बिंदु लगाई जाती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। और नंबर 3 है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, ये चंद्र बिंदु ऐसे चिन्ह है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे अनुनासिक जो होता है उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे आँख, गाँव, सांप, ये सभी क्या हैं? ये अनुनासिक। अनुनासिक, ये जो अक्षर लगा हुआ है इसे अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, अनुनासिक कहा जाता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। इसमें हम अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को आल दबा लें। इससे आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और लाइक करेंगे, मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम नई नई वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।